अच्छा, मतलब जब भोले बाबा दिमाग बांट रहे थे तो तुम गांजा पीने गई थी क्या? अच्छा अच्छा। बट वो यूजलेस है। अच्छा। चलिए चल देखिए। नाउ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इजी भी कह सकते हैं। इजी भी है। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ऑन द नेम ऑफ ऑलमाइटी वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। ये चैप्टर क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का नाम है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे, एक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल हो। कितने वेरिएबल हो? दो वेरिएबल हो, उसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। तो हालांकि चैप्टर को मैं बहुत इजी वे में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हम आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे, समझा समझा के पढ़ाएंगे, ताकि आपको आगे चल के क्लास 11th में अगर किसी बच्चों को मैथ लेना हो तो उनको मैथ में दिक्कत ना हो। इसलिए ध्यान दीजिएगा, चैप्टर बहुत इजी है, कुछ है नहीं। तो सर जब कुछ है नहीं तो फिर पढ़ा क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सिलेबस में है, ठीक है? तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पहले हम लोग का मुद्दा होना चाहिए ना, कि हमें ये जानना है कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो आखिर इसका पीछे क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, वाई टू स्टडी दिस चैप्टर, वाई टू स्टडी दिस चैप्टर। अब देखिए सी, जैसे हम आपको एक केस स्टडी दे रहे हैं, ठीक है? एक क्या दे रहे हैं? एक केस स्टडी दे रहे हैं। केस स्टडी में क्या है कि मान लीजिए आपके पास, आपको ना 5 आइटम खरीदना है, 5 आइटम्स टू बाउट। आपको कोई 5 सामान खरीदना है, 5 आइटम्स टू बाउट इन 12 रुपीज ओनली, 12 रुपीज ओनली। यानी ये कंडीशन है आपके पास। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि आपको 5 सामान भी खरीदना है और आपके पास मात्र 12 रुपया है। 12 मतलब 12, 12 मतलब 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12, और आपको 5 सामान खरीदना है। अब आप दुकान के पास गए, दुकानदार के पास गए सामान खरीदने, और दुकान वाला एक ही दुकान है आपके एरिया में। तो वहां पे दुकान वाला के पास गए ना, तो वहां पे दुकान वाला के पास क्या है? सामान में दो ही सामान है। मान लीजिए पेन है और उसके पास पेंसिल है। बस दुकान वाले के पास पेन ही है और पेंसिल है, दूसरा कोई सामान नहीं है। तो आपको पेन पेंसिल ही खरीदना है, 5। अब पैसा आपके पास 12 रुपया, तो पेन और पेंसिल 5 खरीदना है। पैसा आपके पास 12 रुपया है। पेन की प्राइस जो है 3 रुपीज है, और पेंसिल की प्राइस जो है 2 रुपीज है, और ये कंडीशन है आपका। यानी एक कहानी समझिए कि आपको 5 सामान खरीदना है, आपके पास 12 रुपया है। आपके गांव में एक ही दुकान है, उस दुकान पे पेन और पेंसिल ही है, दूसरा कुछ नहीं है। और पेन जो है 3 रुपया का है एक पेन, और पेंसिल 2 रुपया का है। और पेन पेंसिल मिलाकर आपको कम से कम 5 चीजें होना चाहिए, और 12 रुपया ही पैसा है आपके पास। तो क्या करेंगे? तो इसके लिए तो आप बहुत सारा मेथड लगाइएगा, नहीं, बहुत सारा मेथड लगाइएगा आप। 5 पेन खरीद के देखिएगा, फिर 3 पेंसिल खरीद के देखिएगा, दो, ऐसे ऐसे कर करके आप चीजों को देखिएगा। लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ने जा रहा है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं, तो आप अगर बचपन में इस तरीके के सवाल पढ़े होंगे तो आप तुरंत वहां पे पता लगा लीजिएगा कि हमें पेन और पेंसिल ही खरीदना है, दो ही चीज खरीदना है, और दोनों को मिलाकर 5 होना चाहिए, और हमारे पास 12 रुपया ही है। तो तुरंत आप मान लीजिएगा कि चलो हम इसको एक्स और वाई मान लेते हैं। आप मानिएगा क्या कि लेट आई परचेस एक्स नंबर ऑफ पेन। यानी आपने एक्स नंबर ऑफ पेन खरीदा, और लेट आई
परचेस वाई नंबर ऑफ पेन, आपने वाई नंबर ऑफ पेन खरीदा। तो इसका मतलब क्या होना कि एक्स पेन खरीदे, आप वाई पेन खरीदे, और एक्स प्लस वाई जो होना चाहिए 5 ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा छोटा। हेलो हेलो हेलो। मीन्स कि आपको पेन और पेंसिल खरीदना है, तो एक पेन को एक्स मान लिए, क्योंकि आपको पता नहीं कितना खरीदेंगे, एक वाई मान लिए, तो एक्स और वाई जो होना चाहिए 5 ही होना चाहिए, क्योंकि आपके पास आइटम टोटल कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 ही सामान खरीदना है। तो आप एक्स नंबर ऑफ पेंसिल खरीदिएगा और वाई नंबर ऑफ पेन खरीदिएगा, या तो आप दोनों को मिलाकर 5 ही आना चाहिए। तो हम लोग का पहला इक्वेशन क्या बना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अब दूसरा इक्वेशन हम बनाएंगे कि प्राइस ऑफ एक्स पेन, यानी एक पेन का कीमत 3 रुपया है, तो एक्स पेन का कीमत कितना हो जाएगा, 3x। उसी तरीके से प्राइस ऑफ वाई पेन, तो एक वाई पेन मतलब प्राइसेस ऑफ वाई पेंसिल, या फिर वाई पेन, जो भी लिखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पेंसिल है तो पेंसिल का कीमत कितना है, वाई, तो पेंसिल का कीमत 2 रुपया है, तो वाई नंबर ऑफ पेंसिल है, तो 2 × वाई 2y कर दिए, यानी 3x + 2y जो होगा हमारा 12 आना चाहिए, क्योंकि पेंसिल का कीमत कितना है, 2 रुपया है, पेन का कीमत कितना है, 3 रुपया है, नंबर ऑफ पेन एक्स है, नंबर ऑफ पेंसिल वाई है, तो दोनों का मिलाकर 12 रुपया ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि 12 रुपया से ज्यादा चीजें हमारे पास, 12 रुपया से ज्यादा पैसा हमारे पास नहीं, इसी में हम लोग को चीजें को खरीदना है। तो अब हमारे पास ये मालूम चल गया कि 3x + 2y बराबर 12। तब आप क्या कीजिएगा, आप इसको इस तरीके से कीजिएगा कि आपके पास एक इक्वेशन है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स जो है आपका पेन है, वाई जो है आपका पेंसिल है। अब देखिए एक्स पेन है, वाई पेंसिल है, तो मान लीजिए आपको 5 ही सामान खरीदना है, 5 से ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए, और आपके पास पैसा भी 12 रुपया ही है। तो मान लीजिए आप एक्स के जगह, मान लीजिए आप 5 पेन खरीदिएगा, तो 0 पेंसिल खरीदना पड़ेगा, लेकिन प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस जो हो जाएगा 5 × 3 प्लस 0 × 2, प्राइस जो हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि ये 3x + 2y = 12, हमारे पास प्राइस 15 आ जा रहा है, जो कि 12 से ज्यादा है, तो ये इक्वेशन भी हमारा ये सेट नहीं बैठेगा। मीन्स हम 5 पेन नहीं खरीद सकते, क्योंकि प्राइस जो है 15 आ जा रहा है, हमारे पास 12 रुपया ही है। फिर दूसरा लगाते हैं, अगर हम मान लीजिए 4 पेन ले ले और एक पेंसिल ले ले, तो फिर भी हम इक्वेशन में बैठाएंगे 4 × 3, ये वाला इक्वेशन में बैठा रहे हैं, एक्स की जगह 3 रख रहे हैं, 4 × 3 प्लस 1 × 2, तो 4 × 3 = 12, 2 × 2 तो 12 × 2 = 14 आ जा रहा है, यानी हमारे पास 12 रुपया ही है, लेकिन यहाँ पे तो 14 रुपया आ जा रहा है, जो कि ये भी इक्वेशन में नहीं बैठेगा। फिर हम 2 रखेंगे, पेन लेंगे, 3 पेंसिल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 प्लस 2 × 2, यानी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट 3 लेते हैं पहले एक साथ, तो कम कम करते आ रहा है। यहाँ पे 3 पेन ले लिए अब, और 2 पेंसिल ले लिए, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 प्लस 2 × 2, यानी 3 × 3 = 9 और 2 दूनी 4, तो 9 × 4 = 13, यानी 13 रुपया हो गया, फिर भी ज्यादा आ रहा है। यानी अगर हम 3 पेन लेंगे और 2 पेंसिल लेंगे, तो 13 रुपया प्राइस आ रहा है, जो कि हमें 12 रुपया ही चाहिए। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 पेन लेंगे और 3 पेंसिल ले लेंगे, तो 2 × 3 प्लस 3 × 2, यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये 12 आ गया। यानी अब फिर अगर हम और हमें आगे का चेक करना हो, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर यहाँ पे 4 रखेंगे, तो यहाँ पे आपका 11 रुपया प्राइस आएगा, जो कि ये भी नहीं लेना है। फिर हम 0 रखेंगे और ये 5 लेंगे, तो ये आ जाएगा 10 रुपया, जो कि हमारे 12 रुपया हमें ही लेना है, 12 रुपया से कम में सामान नहीं होना चाहिए। यानी हमारा इक्वेशन में जो बैठेगा, एक्स के जगह हम लोग को 2 और 3 ही रखेंगे, तभी इक्वेशन में सेट होगा। जैसे 3 × x के जगह 2 रखेंगे,
प्लस 2 इंटू एक्स वाई की जगह 3 रखेंगे तब 12 के इक्वल आएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 12, 12 इक्वल टू 12। यानी इतना सारा प्रोसेस करना पड़ा, इतना सारा हमने प्रोसेस किया, इतना सारा प्रोसेस किया तब जाके हमें आंसर मिला। तो इस तरीके से तो प्रोसेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पूरा दिन निकल गया सवाल सॉल्व करते करते, सवाल सॉल्व नहीं हुआ। तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि हमें ये इस तरीके से बार बार पुट करके देखने की जरूरत ना पड़े, वरना बार बार हम लोग पुट करते रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि अगर हमें ऐसा फाइंड करना रहेगा तो बार बार रखना पड़ेगा, एक एक बार डिजिट को रखना पड़ेगा। जब एक एक बार डिजिट को रखेंगे तब पता चलेगा। तो हालांकि इस क्वेश्चन का तो सोल्यूशन निकल गया कि 2 और 3 है, लेकिन कितना देर में निकला, बहुत देर में निकला कि नहीं निकला, इतना सारा मेहनत करना पड़ा, बट हमें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना सारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि हमें बस ये फाइंड करना है, ये एक्स प्लस वाई जो है, ये देख रहे हैं जो आप, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी हमें जो आइटम दिया हुआ था कि दो सामान लेना है और दोनों सामान को मिलाकर 5 ही होना चाहिए, और दूसरा था कि जो दोनों सामान होना चाहिए, दोनों सामान का प्राइस जो होना चाहिए 12 रुपया ही होना चाहिए। तो हमने दो इक्वेशन बनाया। कितने इक्वेशन बनाया, दो। एक इक्वेशन बनाया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा बनाया इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, यानी दो इक्वेशन बनाना। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल किसे बोलते थे, जिसका पावर 1 हो। तो देखिए एक्स और वाई का पावर क्या है, 1 1 है, यहाँ पे भी एक्स और वाई का पावर क्या है, 1 1 है। तो ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का पावर 1 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। लेकिन साथ ही टू वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल होना चाहिए उस इक्वेशन में। तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल हम लोग का क्या है, एक्स, दूसरा वेरिएबल क्या है, वाई। तो यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे भी वाई। तो इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें लीनियर इक्वेशन भी होगा, साथ ही साथ दो वेरिएबल होगा। वेरिएबल दो कहने का मतलब कि एक्स एक्स वेरिएबल होगा, एक वाई वेरिएबल होगा। एक कुछ भी हो सकता है वेरिएबल में, यू जेड पी क्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग एक्स वाई वेरिएबल को लेते हैं। और इक्वेशन जो होगा इस तरीके से होगा, 3x प्लस 5y इक्वल टू 6, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लीनियर होगा। क्यों लीनियर, मतलब क्या, लीनियर का मतलब कि इसके ऊपर पावर जो होना चाहिए वह होना चाहिए। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब समझ में आया। हेलो, अभी हम आपको चैप्टर पढ़ाया नहीं, अभी बस केवल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग समझाया है। क्या समझाया, मीनिंग आ रहा है समझ में। तो पहला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन में एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 था, और दूसरा 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या था, 12 था। तो इसका आंसर क्या आया है, इसका आंसर आया है कि x बराबर 2 और y बराबर 3, यही आंसर आया है ना। कि अगर हम लोग x बराबर 2 रखेंगे, y बराबर 3 रखेंगे तो आराम से 12 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू एक्स की जगह 3 रखिए, प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2 रखिए, वाई की जगह 3 रखना है ना, वाई की जगह 3 रखना है, तो 12 आ जाएगा। देखिए तीन तीन, यहाँ पे 2 रखना है, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 इक्वल टू 12, यानी 12 इक्वल टू 12। ये इस इक्वेशन में भी वैलिड हो जा रहा है, और प्लस में ये वाला इक्वेशन में भी वैलिड हो जाएगा। देखिए एक्स की जगह 2 रखे, वाई की जगह 3 रखे, तो 5 आ गया, यानी 5 इक्वल टू 5। अगर जो हम लोग का आंसर होगा ना, जैसे ये आंसर एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 3 आ रहा है ना, ये दोनों इक्वेशन को फुलफिल करना चाहिए। देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 होता है। सेम एक्स बराबर 2 है, वाई बराबर 3 है, तो
3x यानी 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2y यानी y में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 12 आया। तो 12 इक्वल टू 12, यहाँ पे 5 इक्वल टू 5, यानी ये जो हम लोग का आंसर आया ये दोनों इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाइड हो गया, दोनों इक्वेशन में एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गया। इसका मतलब कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 जो है हम लोग का सोल्यूशन है। क्या है? सोल्यूशन यानी आंसर है। गॉट इट? साइला समझ आ रहा है? ओके, वेरी गुड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। नाउ सी, अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना बताया गया है। ठीक है, तो ग्राफ बनाना तो हम पिछले क्लास में सिखा दिए थे। हाँ, तो सिखा दिए थे तो अभी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। देखिए बाबू, इधर देखिए, थोड़ा सा हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखते हैं लीनियर इक्वेशन को, और ग्राफ से हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना होता है बिना सॉल्यूशन किए हुए। अभी तो हमें इतना सॉल्यूशन करना पड़ा है ना, हमें इतना सॉल्यूशन करना पड़ा है, इतना दिमाग लगाना पड़ा है। हम अभी ऐसा चीज बताएंगे ना कि ग्राफ को बनाकर आप ग्राफ से सॉल्यूशन को फाइंड कर कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ग्राफ बनाने में भी आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन आप तो ग्राफ बनाना सीख चुके हैं, तो कोई नया चीज सीखने नहीं जा रहा है, तो इसलिए ध्यान दीजिए ना। हमारे पास इक्वेशन था क्या, एक एक इक्वेशन था हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5। हम कुछ भी ले सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। 3x प्लस टू इक्वल टू वाई इक्वल टू 12। आपको मालूम है कि इस तरीके के जो इक्वेशन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट, पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे ना, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन बताए थे ना। एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो वाई बराबर 5 प्लस एक्स नहीं हो सकता, यानी वाई बराबर एक्स प्लस 5 नहीं होगा। यही तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, पढ़ाए थे ना, वाई बराबर बी एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताया था ना, याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ, हाँ, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन का। जब भी इस तरीके के लीनियर इक्वेशन दिया हो ना, लीनियर पोलिनोमियल, तो सोचिए कि लीनियर पोलिनोमियल जो है ना, हमेशा ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। किसको शो करता है? स्ट्रेट लाइन को। हाँ, याद रखना इस बात को। इस बात को भूलिएगा तो दांत तुर के हाथ में दे देंगे, फिर आप गोटी खेलते रहिएगा। साफ बात। नाउ, अब हम ग्राफ प्लॉट करना सीखे। हालांकि ग्राफ प्लॉट करना तो हमें पता है और आपको भी पता है। तो हम कैसे ग्राफ प्लॉट करते थे? हम पहले दो इक्वेशन, हमारा एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, तो हम पहले एक्स प्लस वाई के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहले ग्राफ प्लॉट करने से पहले हम क्या बना लेते हैं? हम बना लेते हैं अपना ग्राफ, जो ग्राफ का डायग्राम होता है वो बना लेते हैं। कैसे ग्राफ का डायग्राम बनेगा? यहाँ से बनेगा तरीके से। हाँ, एक लाइन है। वाह, क्या बात है। हेलो, चूहा दिख रहा है बोर्ड? चलिए। अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं। थोड़ा सा सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, इस लाइन को कौन सा लाइन, कौन सा एक्सिस बोलते हैं? ईशानी बताएगी। एक्स एक्सिस। साइला बताएगी वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। अलमास बताएगा बीच वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं? हाँ, जीरो या फिर हाँ ओरिजिन। हाँ, जीरो, ओरिजिन, सेंटर, कुछ भी बोलिए। इसको से लिखते हैं। अब इस पे हम 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए इधर क्या आ जाएगा? इधर क्या लिखेंगे? -1, हाँ, -2,
-3, -4, -5, इस तरीके से ऊपर पॉजिटिव की निगेटिव। वेरी गुड, 1, 2, 3, 4, 5। फिर नीचे निगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है किसका, हमें ग्राफ बनाना है x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। तो हम यहाँ पे एक डब्बा बना लेंगे। इस डब्बा में x और y रखेंगे। अब देखिए हम x और y का वैल्यू आप रख रख के पुट कर सकते हैं। जैसे x बराबर 5 माइनस वाई हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए x बराबर आप 2 रखिएगा तो y बराबर क्या होगा, x की जगह 2 रखिए, x की जगह 2 रख दिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई। ये 5 उधर जाएगा तो -5 प्लस 2 इक्वल टू -y, यानी -3 इक्वल टू -y, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी x बराबर 2 रखिएगा तो y बराबर 3 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से आप x बराबर अगर 3 रखिएगा तो y बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर रख के देख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया x ये कैसे आया। अरे इसमें क्या था, चलिए कोई नहीं। यानी ये समझने में दिक्कत है, इसका मतलब पिछला क्लास वाला समझ में आ गया था ना। ये क्यों नहीं आया, चलिए कोई नहीं। हाँ मैं दोबारा ही बता रहा हूँ, तो मैं मिटाया हूँ। देखिए ये एक्स रख दिए, ये वाई रख दिए। देखिए कोई भी ग्राफ बनाने के लिए ना कम से कम हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो हम एक्स के जगह 2 रखेंगे, हम 1 भी रख सकते हैं लेकिन हम 2 रख रहे हैं। एक्स की जगह अगर 2 रखेंगे तो देखिए एक्स की जगह 2 रखते हैं तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है। हम एक्स की जगह 2 रखेंगे प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू वाई बराबर 3। बस यही तो था, बस ऊपर हम थोड़ा सा और डिटेल में बता दिए थे। अब देखिए सेम उसी तरीके से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है। हम एक्स के जगह 3 रखेंगे तो देखिए एक्स की जगह 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वाई बराबर 5 माइनस 3, यानी वाई बराबर 2, यानी वाई बराबर 2 आ गया। गॉट इट। नहीं नहीं, 1 से भी स्टार्ट कर देंगे, वो मेरी मर्जी, आप किसी से भी बना सकते हैं, बात आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। हाँ। अब देखिए इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला ना कि 2 और 3 जो है, और 3 और 2 जो है कोऑर्डिनेट है, आर कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई, आर कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई। यानी एक 2 और 3 कोऑर्डिनेट है, एक 3 और 2 कोऑर्डिनेट है। अब देखिए 2 और 3 है, 3 और 2 को हम ग्राफ पे लाई करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए 2 और 3, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 यहाँ पे है, तो जहां जहां पे एक्स बराबर 2 लिखा हुआ है वहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स बराबर 2 पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। और फिर y बराबर 3 है तो y बराबर पॉजिटिव 3 है तो y बराबर 3 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। यानी दोनों कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे मिला, ठीक है। यानी ये कोऑर्डिनेट किसका है, ये कोऑर्डिनेट है 2,3 का। गॉट इट। अरे भाई ये सब पीछे हम बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ चलिए फिर दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा 3 और 2। तो ये इस बार x बराबर 3 है तो देखिए x बराबर 3 लेते हैं। x बराबर 3 पे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। हालांकि हम लाइन ड्रा कर रहे हैं लेकिन आपको ड्रा करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसके सामने और इसके 2 के सामने आप कर सकते हैं, ठीक है। बस हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे ग्राफ बना और इसका कोऑर्डिनेट किसका है, ये 3,2 का कोऑर्डिनेट है। गॉट इट। यानी दो दो लाइन है, एक 2 है एक 3 है।
मतलब एक 2,3 का है, एक 3,2 का है। अब दोनों लाइन को आप ड्रॉ कीजिएगा, दोनों लाइन पे आप एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। दोनों पे आप एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन बना, यानी ये स्ट्रेट लाइन किसका ग्राफ है? ये स्ट्रेट लाइन जो है किसका ग्राफ है? ये स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ बना किससे बना है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 से बना ना। ये किसका ग्राफ है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ है। गॉट इट? बाकी लोगों को समझ में आया? अभी देखिए, अभी 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 रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, सावधानी नहीं हटाना है, ध्यान दीजिए, ठीक है? हाँ, अब देखिए, अब देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यानी जो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इसका जो सॉल्यूशन है 2 3, एक 2, ये जो 2 3 है और एक 3 2 है, ठीक है? अब सेम हम लोग बात करते हैं किसके लिए? ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ये किसका ग्राफ है? ये इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 का जो स्ट्रेट लाइन बना, ये उसी का ग्राफ है। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, यानी x प्लस वाई का सॉल्यूशन जो है कौन कौन है? 2 3 3 2, क्योंकि अगर हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 5 है तो इस 2 + 3 भी लिखेंगे तो भी 5 आएगा, 3 + 2 लिखेंगे तो भी 5 आएगा। इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है ना, ये जो आपका ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आया है ना, इस इक्वेशन का 2 कोऑर्डिनेट 3 और 3 कोऑर्डिनेट 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 5। यानी x प्लस वाई, यानी x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 3 रखेंगे तो भी 5 आएगा, और x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे तो भी 5 आएगा। यानी पूरे दुनिया में ये दो वैल्यू के अलावा दूसरा कोई वैल्यू आ ही नहीं सकता है। अगर हमें x प्लस वाई के अलावा जगह पे x प्लस वाई करके इक्वल टू 5 लाना है, तो या तो हम लोग x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 3 रखेंगे तब 5 आएगा, या फिर x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे तभी 5 आएगा। यानी इसके मतलब यह हुआ कि ये जो x प्लस वाई बराबर 5 है, इसका सॉल्यूशन या तो 2 और 3 होगा, या तो 3 और 2 होगा। इसको छोड़कर दुनिया का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो x और y की जगह रखिएगा तो 5 आ जाएगा। क्या हो सकता है ऐसा पॉसिबल? दो ही नंबर है ना, 2 और 3 एक ऐसा नंबर है ना जिसको जोड़ने से 5 आता है। 2 और 3 के अलावा दूसरा कोई नंबर है जिसको जोड़ने से 5 आएगा? नहीं। 1 और 4 जोड़ क्या, हेलो? तो 1 और 4 को जोड़ने से तो 5 आएगा, लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन यहाँ निकाले हैं, ये x प्लस वाई बराबर जो सॉल्यूशन निकाले हैं, यहाँ पे 3 और 2 ही आ रहा है ना। तो हम लोग इस ये तो 2 और 3 ही आएगा ना तब। आगे बात समझ में, क्योंकि हमने यहाँ से निकाल लिया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अभी देखिए, अभी एक कहानी और है। अभी हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन के लिए भी ग्राफ बनाना है। तो दूसरा इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है, तो दूसरा इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है तो हम दूसरा इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं। यानी अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसको हम लोग एक अलग पेन ले लेते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं 4 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 के लिए ग्राफ निकालना है, ठीक है? देखिए, 4 3x 2y बराबर 12 के लिए ग्राफ बनाइएगा तो इस तरीके से आप ले लीजिएगा। दो ही निकालना है, एक x है एक y है। तो देखिए x की जगह, अगर बाई द वे हम x की जगह 2 रखेंगे तो देखते हैं y की जगह क्या आता है। तो देखिए हम लोग रख के देखते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। x की जगह 2 रखे तो 3 × 2 प्लस 2y इक्वल टू 12, यानी 3 दूनी 6 प्लस 2y इक्वल टू 12। तो 2y बराबर 12 में से 6 जाएगा, तो 2y बराबर 12 में से 6 गया 6, तो y बराबर 6/2 यानी 3, यानी 3 आया। यानी हम x बराबर 2 रखे तो y बराबर 3 आया। अब दूसरा हम लोग x बराबर 3 रख के देखते हैं। तो x बराबर अगर 3 रख के देखेंगे तो देखिए क्या आता है। x बराबर 3 रख के देखते हैं तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है।
हम 3 × x की जगह 3 रखें, 3 + 2 × y + 12, यानी 2y बराबर 3×3 = 9, 12 उधर चला जाएगा तो 12 में से 9 गया 3, तो y बराबर 2y बराबर 12 में से 9 गया 3, तो y बराबर 3/2, यानी x के जगह 3 रखे तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 3/2, क्या आया, y बराबर 3/2 आया। गॉट इट? गॉट इट, ओके ओके, वेरी गुड। अब देखिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी अभी कहाँ पानी, अभी बताया कहाँ है पूरा, ध्यान दीजिए। अब देखिए 3x + 2y = 12 तो रखे, तो यहाँ पे एक हम लोग का जो इक्वेशन आ गया 2 और 3 आया, एक 3/3√3 आया। अब दोनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिएगा तो एक तो पहले से 2/2 और 3 है, एक और ये 2/3 आ जाता है, ये दूसरा वाला का भी 2/3 आ जाता है, दूसरा वाला का भी क्या जा रहा है, 2 इसका इसका भी 2/3 ही आ गया है, यानी दूसरा इक्वेशन का भी 2/3 यानी सेम आ गया। अब फिर दूसरा का है 3 और 2, तो देखिए 3 और 3/2, तो देखिए एक तो 3 ये वाला होगा 3/2, 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, 3/2 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 से 3 में डिवाइड कीजिएगा, 2 एकम 2.5, 1.5 जो होगा 1 और 2 के बीच में कहीं पे यहाँ पे होगा 1.5, ठीक है। तो देखिए 1.5 जो है यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये 1.5 से एक ग्राफ लेते हैं ऐसे, और एक ये 3 पर है, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बना, यहाँ पे एक पॉइंट आपका बन गया यहाँ पे, यहाँ पे जो पॉइंट बना किसका बना, ये वाला जो पॉइंट बना है वो पॉइंट हम लोग का बना है 3 का और 3/2 का, 3/2 का। तब अब हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। और ये जो ये वाला ग्राफ ड्रॉ हुआ, जो हरा कलर वाला ग्राफ, ये ग्राफ किसका ड्रॉ हुआ, ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ 3x + 2y = 12 का ग्राफ ड्रॉ हुआ। अब इस ग्राफ में जो है इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है, इस ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है, जल्दी बताइए। 2,3, वेरी गुड। ये 2,3 जो है क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो इसका मतलब कि 2,3 जो है ये क्या है, ये कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, यानी कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, यानी दोनों इक्वेशन के लिए ये कॉमन है, यानी जो 2,3 है ये x + y = 5 और 3x + 2y = 12 का आंसर होगा। अभी हमने पीछे देखा था, तो पीछे भी हम लोग के लिए 2,3 ही आया था आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग जब देखे थे, तो यहाँ देखे थे, तो यहाँ हम लोग का क्या आंसर आया है, यहाँ देखिए x के जगह 2 और y के जगह 3, यही 2,3 ही ना आंसर आया है। यानी यानी इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो हमारा इक्वेशन x + y = 5 और 3x + 2y = 12 था, ये दोनों का आंसर जो होगा 2 और 3 होगा। क्यों 2 और 3 होगा, इसलिए 2 और 3 होगा क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है 2 और 3 पे, तो 2 और 3 आंसर होगा, और 2 एंड 3 आंसर होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि 2 और 3 सही आंसर है मेरा, तो हम क्या करेंगे, x हम करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पे x + y = 5 है, तो हम x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 3 रखेंगे,
तो 5 इक्वल टू 5 आ गया, नहीं हमारा सही है, वेरीफाइड। फिर 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 रखेंगे, तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 2, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 3, 12, तो 3 2 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, यानी 12 इक्वल टू 12, यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी हमारा आंसर सही है। तो आज के बाद हमें कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा तो ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए। तो ग्राफिकल मेथड से जब सॉल्व कीजिएगा ना, इस तरीके से दो इक्वेशन आपको दिया रहेगा और आपको ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाने के बाद अगर आपका ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, एक पॉइंट पे कट कर गया, तो जिस पॉइंट पे ग्राफ आपका कट किया है वही पॉइंट जो होगा उस दोनों इक्वेशन का आंसर होगा, और उसी इक्वेशन को हम लोग कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन बोलते हैं। यानी ये x प्लस वाई का भी आंसर है और 3x प्लस 2y का भी आंसर है, क्योंकि x प्लस वाई का भी आंसर है, इसीलिए तो 5 इक्वल टू 5 आ जा रहा है, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है, तो यहाँ पे भी x और y का वैल्यू 2 और 3 रख रहे हैं तो भी 12 आ जा रहा है। इसका मतलब कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5 का भी आंसर है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 का भी आंसर है, और ये पूरे जो क्वेश्चन था उसका आंसर है 2,3। गॉट इट? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड टू फाइंड कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अभी जो पढ़ाए हैं ना, इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है ये ग्राफिकल मेथड टू फाइंड कॉमन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये आपका एनसीईआरटी का ही पार्ट है, यानी ये टॉपिक का नाम है। हमने ग्राफिकल मेथड से सीख गया फाइंड करना। कोई दिक्कत? हाँ, अगर कोई एक इक्वेशन रहेगा ना, तो एक इक्वेशन का तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन जहां पे कट करेगा, जहां पे उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट उस इक्वेशन का आंसर होगा। गॉट इट? और आगे समझ में? कभी, हाँ, कभी भी हमें यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना हो या फिर कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना हो, तो एटलीस्ट हमें दो इक्वेशन दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है? यानी बिना दो इक्वेशन के, अच्छा, बिना दो इक्वेशन के क्या कॉमन सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं? एक इक्वेशन से कॉमन सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं? एक इक्वेशन से कॉमन सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन का तो इनफाइनाइट आंसर हो सकता है ना। देखिए, जैसे हम अगर बात करते हैं एक इक्वेशन का, देखिए छोटू, थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं, वरना बुक में तो बस इसी तरह दे दिया है कि अगर ग्राफ एक बार कट कर दे तो कॉमन सॉल्यूशन, दो बार कट कर दे तो अलग सॉल्यूशन, पैरेलल हो जाए तो नो सॉल्यूशन। हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा आप लोग को, बट स्टिल यू हैव टू कोऑपरेट मी। देखिए, मान लीजिए कोई एक ग्राफ है, मान लीजिए कोई एक ऐसे ग्राफ होता और इस पे एक लाइन ऐसे कट करता, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट होता 2 और 3, और यहाँ पे कोई पॉइंट होता 3 और 2। तो अब 2 और 3 और 3 और 2 जो है, इस ये दो है, एक पूरा लाइन है, यानी इसके पूरे लाइन पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, हर लाइन पे सॉल्यूशन हो सकता है, हर इस पूरे पॉइंट पे सॉल्यूशन हो सकता है। तो कोई एक इक्वेशन से ना सॉल्यूशन हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं, हमें सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन, खास करके कॉमन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एटलीस्ट दो इक्वेशन होना चाहिए। दो इक्वेशन रहेगा और दोनों जिस पॉइंट पे कट करेगा, तो दोनों इक्वेशन का बोथ आंसर होगा, ये कॉमन सॉल्यूशन। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? हमने क्लास 8 में पढ़ा था 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लास 8 में ऐसा ही क्वेश्चन पढ़े थे ना, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको आप ऐसे करते थे, 3x बराबर -2, तो x बराबर, सॉरी, 3x बराबर -2, तो x बराबर -2/3। यानी इस तरीके की चीज आप 8 क्लास में पढ़े थे। इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते थे। क्या बोलते थे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 में पढ़ना था, लेकिन और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, इट हैज ओनली
वन सॉल्यूशन, इसके पास केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होता है जो कि x बराबर 2/3 है। दूसरा कोई सॉल्यूशन है? जैसे 5x + 6 कीजिएगा तो 5x बराबर -6, x बराबर -6/5, यानी x का वैल्यू एक ही आया, इससे ज्यादा नहीं आया। यानी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, तो वन वेरिएबल का एक ही आंसर आता है। लेकिन अगर टू वेरिएबल रहता तो दो आंसर आएगा या फिर दो से अधिक आंसर आएगा। कोई दिक्कत? देखिए, अगर ये चीज को स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कॉपी में मैंने नोट्स बनाया है, तो नोट्स में मैंने ये सब नहीं लिखा है, ये जो है सब ना, ये सब मैंने नहीं लिखा है। तो आप नोट्स में अगर ये सब लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज नोट्स में तो मैंने और चीजें मेंशन कर रखा है, ठीक है। इधर वाला पेज को लेने का जरूरत नहीं है, ये सब मैं नोट्स में भेज दूंगा। हम स्पेशली इसका बात कर रहे थे क्योंकि इसमें ये सब चीज लिखा नहीं है। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आई? चलिए, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, आज के लिए इतना ही मैथ में, वरना फिर मैथ में ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा स्लो पढ़ाया है ताकि नया नया चैप्टर स्टार्टिंग था, इस वजह से। नाउ अब हम लोग बात करेंगे इस बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, वेरी गुड। जस्ट थोड़ा सा पानी पी लीजिए आप लोग, तब तक हम बायोलॉजी स्टार्ट करने के। मतलब भूखा है एक नंबर के ना। अच्छा, उल्टा सीधा, सीधा उल्टा क्या होता है? अच्छा। अच्छा, ये भी बात है, बड़ी दुख की बात है नहीं? बहुत दुख की बात है। आपका सब्जी खत्म हो जा रहा है। लाइफ प्रोसेस हम लोग का ना पढ़ना है। देखिए, बस सिंपली अभी हमारे पास जो, चलिए कोशिश कर रहे हैं हम आप लोग को चीज़ों को समझाने में कामयाब हो जाए। चलिए छोटू, ठीक है। देखिए, हम लोग को लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करना है बायोलॉजी का, ठीक है। हम लोग इसमें टॉपिक कवर करेंगे न्यूट्रिएशन को, रेस्पिरेशन को, ट्रांसपायरेशन को, एक्सक्रेशन को, ठीक है। यानी इसमें आपका टॉपिक कवर होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है,
ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्सक्रेशन क्या होता है। हालांकि आपने क्लास सेवेंथ में जब थी, बच्ची थी, छोटी थी, मोटी थी, नन्ही थी, मुन्नी थी, तो आप पढ़ी होगी कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जो पढ़ी थी आप मुझे बताइए। साइला नहीं बताएगी, ईशानी भी नहीं बताएगी, अलमास बताएगा। अलमास बताइए न्यूट्रिशन क्या होता है छोटू। अच्छा, मतलब कुछ भी। साइला आप बताइए। हम इंग्लिश में जानना चाहते हैं। चलिए कोई नहीं, न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग यही बात करते हैं। आपने सही बताया कि द फूड विच वी इनटेक एंड दे गिव अस एनर्जी टू डू आवर डेली कोर्स, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन, नहीं। फिर रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़े थे, एक्सक्रेशन के बारे में पढ़े थे। रेस्पिरेशन का मतलब हम लोग ये पढ़े थे कि जो हम लोग खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, हवा के कारण अंदर जाकर बहुत सारी चीजें पचता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन में पढ़े थे कि हमारे ब्लड में खाना पचने के बाद हमारे ब्लड में कैसे इधर उधर सप्लाई होता है। फिर एक्सक्रेशन यानी लास्ट में जो हम लोग सुबह सुबह पोटी कर देते हैं, यानी खाना जो वेस्ट होता है उसे हम लोग बाहर निकाल देते हैं, उसको हम लोग एक्सक्रेशन बोलते हैं, नहीं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाटर लाइफ प्रोसेस, यानी लाइफ प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी हम लोग अपनी जिंदगी में क्या देखते हैं कि जब से आप पैदा हुई है तब से आप खा रही है। तो सर हम खाने के लिए ही पैदा हुए हैं, बिल्कुल आप खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही साथ वो दूध पीना स्टार्ट कर देता है, और जैसे जैसे दूध पीता है वैसे वैसे बड़ा होता है, और वो अपना उसके अंदर एनर्जी आते रहता है। तो हम लोग के बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हम लोग अर्थ पे आते ही हम लोग अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा ब्रेन फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। इवन जब हम लोग अर्थ पे नहीं होते, इवन आप मम्मी के पेट के अंदर ही होगी, तो आप सुनते होंगे कि मम्मी के पेट के अंदर है, तो आप सुनते होंगे डॉक्टरों से कि जो लड़की प्रेग्नेंट होती है, जो औरतें प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर बोलता है कि तुम फ्रूट्स खाओ, दूध पिया करो, अच्छा अच्छा चीजें खाया करो, ताकि बच्चा जो है वो जब पैदा हो तो वो हेल्दी बच्चा पैदा हो। क्यों? क्योंकि वो मम्मी के अंदर से जो मम्मी खाती है उसी फूड्स को बच्चा क्या करता है, खाता है अंदर पेट के अंदर। तो मीन्स जैसे ही लाइफ का मतलब बर्थ होने से पहले ही बच्चा जो है पेट के अंदर ही रहता है, तो खाना पीना स्टार्ट कर देता है। और अर्थ के आने के बाद भी हम लोग अपने जीने के लिए, अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो भी बेसिक फंक्शन करते हैं, खाना खाना पीना, जो भी फंक्शन करते हैं, उस सारे फंक्शन को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, एंड उस सारे जितने भी जानवर होते हैं, सारे जानवरों में एक कॉमन लाइफ प्रोसेस होता है, मतलब कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर फॉलो। हर जानवर को न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्पिरेशन भी हर कोई करता है, ट्रांसपायरेशन भी हर कोई करता है, एक्सक्रेशन भी हर कोई लगभग लगभग करता ही करता है। गॉट इट? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी? तो जस्ट गिव मी अ मिनट। मतलब मत, बहुत पिटाई करेंगे, ये कोई बहाना है? अरे कोई वैलिड बहाना बोलिए। इसमें क्या है, द वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। यानी हम लोग के लाइफ, दुनिया में कोई भी जिन जानवर या कोई भी इंसान अपने लाइफ को चलाने के लिए अलग अलग फंक्शन करता है, और अलग अलग फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और अलग अलग फंक्शन में न्यूट्रिएशन, रेस्पिरेशन, एक्सप्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे फंक्शन जो आते हैं उसी फंक्शन को हम लोग लाइफ का प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें जिस प्रोसेस से हम लोग का जिंदगी चलता है। गॉट इट? देखो इधर उधर ध्यान ना दो, मैं तो पीट दूंगा। इधर दे, आप इधर देख सकते हैं कि जैसे अमीबा, अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। आप, अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बारे में आप क्लास क्लास 7 या 6 में आप अमीबा के बारे में आप पढ़े होंगे। ठीक है, ये क्या होता है, एक माइक्रो
ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसा अमीबा होता है जिसके अंदर यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं मालूम है? हाँ, जिसके अंदर सिंगल सेल होता है। कैसा सेल होता है? सिंगल सेल जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है उसे हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेम उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी की बात करें, आप क्लास 9th में चैप्टर सेल पढ़े होंगे, सेल के बारे में पढ़े होंगे कि सेल बहुत सारे मतलब क्या होता है, सेल क्या यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी बहुत सारे सेल को मिलने से टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनता है। तो सेम यूनिसेलुलर यानी जिस भी जानवर में मात्र एक सेल पाया जाता है उसे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो हम लोग एमीबा के भी बारे में बात करेंगे कि इसका लाइफ प्रोसेस कैसा होता है। सेम ह्यूमन बींग्स के बारे में अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स कैसा है, मल्टी सेलुलर। ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे सेल है। हम लोग का आंखों का सेल अलग है, कानों का सेल अलग है, बालों का सेल अलग है, नाखूनों का सेल अलग है। आप देखिएगा नाखून काटिएगा तो दर्द नहीं करेगा, बाल काटिएगा तो दर्द नहीं करेगा, हाथ काट लीजिएगा तो दर्द करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग का नाखून होता है, बाल होता है, ये डेड सेल होता है, इस डेड सेल होता है, ये लाइव सेल नहीं होता है, ये मरा हुआ सेल होता है। अब मरा हुआ सेल में आप कुछ भी कीजिएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग का स्किन है, स्किन जो है लाइव सेल है, ये जिंदा सेल है, इसको कट कीजिएगा आपको दर्द होने लगेगा, खून निकलने लगेगा, ठीक है। फिर प्लांट की बात करते हैं। प्लांट भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो आगे। तभी बस हमने एग्जाम्पल दिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिएशन के बारे में बेसिकली। देखिए न्यूट्रिएशन क्या है? तो न्यूट्रिएशन के बारे में अभी जैसे अलमास बताया कि हम लोग अपना खाना को खाते हैं, खाना खाकर उसे पचाते हैं, उसी सब प्रोसेस को न्यूट्रिएशन बोलते हैं। साला ने भी सेम बताया, ईशानी ने नहीं बताया। तो देखिए न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? द प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएशन। यानी वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना को प्राप्त करता है और खाना को प्राप्त करके अपने जिंदगी को यापन करता है, अपने बॉडी को एनर्जी देता है, अपने बॉडी को डेवलपमेंट करता है, अपने डैमेज सेल को रिपेयर करता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएशन बोलते हैं। आ रहा है समझ में? तो न्यूट्रिएशन के का डिफिनेशन सिंपल है कि प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में कोई भी जानवर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खाना को क्या करता है? प्राप्त करता है, अपने खाना को खाता है, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन हमें क्यों जरूरी है? फूड हमें क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि हमें फूड से क्या चाहिए? हमें फूड से एनर्जी चाहिए। अगर हमें एनर्जी मिलेगा तो हमारा बॉडी का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। उसके बाद हमारा रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू होगा। तो ये डैमेज टिश्यू का रिपेयर क्या होता है हमें समझा दीजिए ना। तो एनर्जी का तो पता है कि आप स्कूल से आती है थकी थकी, मम्मी एक गिलास पानी पिला देती है, मम्मी ग्लूकोन डी घोर कर दे देती है, मम्मी खाना दे देती है, खाना खाने के बाद एनर्जेटिक फील करने लगती है। सर ग्रोथ डेवलपमेंट तो आप पहले छोटी थी, फिर अब धीरे धीरे थोड़ी सी बड़ी हो रही है। तो बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि आपके बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, आपका बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, आपका केस बढ़ रहा है, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है। आप पहले बच्चे थे, अब धीरे धीरे यंग हो रहे हैं, यंग से अडल्ट हो जाएंगे। तो मीन्स आपके बॉडी का ग्रोथ हो रहा है। क्यों ग्रोथ हो रहा है? क्योंकि आपको खाना मिल रहा है, अच्छा न्यूट्रिएशन मिल रहा है। आप वही देखिएगा, कुछ ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो आपके उम्र के तो हैं, बट उनको उनको न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से वो कुपोषण का शिकार हो गए हैं। यानी उनके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है, तो जितना ग्रोथ उनको होना चाहिए उतना ग्रोथ उनको हुआ नहीं है। सेम उसी तरीके से सर ये रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू क्या होता है? तो कभी कभी आप देखते होंगे कि आप किचन में जाकर, मम्मी कभी घर पे नहीं होती होगी तो आप किचन में जाकर जल्दी जल्दी खाना बनाने का कोशिश करते होंगे, उस दौरान आपका हाथ कट जाता है। अब हाथ कट जाता है तो क्या देखिएगा कि हाथ कट जाता है उस समय खून निकलने लगता है। लेकिन जहाँ पे हाथ काटा होता है वहां पे आप बैंडेज वगैरह, पट्टी वगैरह बांध लेती है, दवा वगैरह लगा लेती है। कुछ दिन बाद क्या देखिएगा कि वो हाथ जहाँ पे कटा हुआ था, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा हाथ कटा हुआ कहाँ था। अब वो हाथ का कटा हुआ निशानी ही मिट जाता है, वो पता ही नहीं चलता कि कहाँ कटा हुआ था। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो आपका डैमेज टिश्यू था, वो रिपेयर हो गया। क्यों रिपेयर हुआ? क्योंकि आपने खाना खाया, फूड ग्रोथ किया। तो उसी तरीके से आपको घाव हो जाता है, या फिर बॉडी में कहीं भी कुछ भी हो गया, तो बॉडी में कहीं भी कुछ भी हो गया तो या फिर दवा दे देगा डॉक्टर तो वो ठीक हो जाता है, या फिर आप अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन लीजिएगा तो उस अच्छे न्यूट्रिशन की वजह से वो चीज ठीक हो जाता है। तो उसी को हम लोग रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू बोलते हैं। गॉट इट? नाउ देखिए देखो बाबू, जब आप 7th क्लास में पढ़े हो, 7th का ही रिवीजन हो रहा है,
अब साइला, सर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं ना है? ईशानी आपको, सर मैं तो मच्छर से परेशान हूँ। देखिए मच्छर काट रहा है, इसका एक ही उपाय है कि आप भी मच्छर को काट लीजिए, ठीक है। सिंपल सा बात है, इसमें दूसरा। हम्म, अच्छा। अब देखिए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? दो टाइप्स के न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन होते हैं और एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है? आप सुनते होंगे कि ये गाड़ी जो है ना ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। ऑटो मतलब अपने आप। ऑटो का मतलब क्या होता है? हाँ बाय डिफॉल्ट, हाँ बाय डिफॉल्ट, गुड। ऑटो मतलब बाय डिफॉल्ट, उसके अंदर प्रॉपर्टी अपने आप करने का। हेट्रो मतलब होता है डिपेंड, किसी और पे डिपेंड होना। ऑटो मतलब अपने आप, अपने आप। मीन्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग उसको बोलते हैं जो अपना खाना खुद से बनाता है, उसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अपना खाना बनाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, उसे हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। कैन एनीवन गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? नो नो यू कैन। साइला, हाँ हाँ आप बताइए, हाँ आप बताइए। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। और ऑटोट्रॉफिक का? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मीन्स आप सोच रहे होंगे कि सर प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है? वो तो खड़ा रहता है, हम कभी उसको देखते ही नहीं है कि वो गैस में सिलेंडर जोड़ रहा है, वो चूल्हे पे कुछ चढ़ा रहा है। हमने तो कभी देखा नहीं, तो वो खाना बनाता कैसे है? बात तो सही है, आपका क्वेश्चन भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस, क्लास 6 में आप डिफिनेशन पढ़े होंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ ग्रीन प्लांट मेक देयर foods by using chlorophyll and carbon dioxide water in the presence of oxygen is known as autotrophic nutrition, sorry photosynthesis। फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन पढ़े थे ना कि जब ग्रीन प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपना खाना प्रिपेयर करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं ना, सब के सब सन के लाइट को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो कोई भी प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस करके बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, देखिए प्लांट में सभी प्लांट नहीं, प्लांट में केवल और केवल ग्रीन प्लांट की हम बात करें, और ग्रीन प्लांट ही ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। क्योंकि ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस मेथड करके बनाता है, ठीक है। तो प्लांट जो है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग हो गए, हम लोग क्या करते हैं? प्लांट खाना बना लिया, उसी को हम लोग खा गए, प्लांट को ही खा जाते हैं। या तो फ्रूट को खा लेते हैं, या फिर हम लोग वेजिटेबल को खा लेते हैं, या फिर हम लोग जानवर को खा लेते हैं, चिकन वकन खा लेते हैं। तो चिकन वकन में क्या है? हम लोग दूसरे पे डिपेंड है, हम अपना खाना खुद से नहीं बना रहे, हम अपना खाने के लिए पेड़ों पे डिपेंड है, हम अपना खाना के लिए जानवरों पे डिपेंड है। अगर जानवर को मारेंगे, मीट बनाएंगे तब खाएंगे, पेड़ों को काटेंगे, सब्जियां उगाएंगे तब खाएंगे। तो सब्जी क्या है? सब्जी अपना खाना खुद बनाया। इसलिए ना, जैसे कोई पेड़ है, खेतों में पेड़ बोए, आपने खेतों में गेहूं बोया, तो गेहूं के आप खुद बोए, आपने बस केवल बीज डाल दिया, बाकी गेहूं जो उगा है वो खुद से उगा है, खुद से सनलाइट के प्रेजेंस में वो बड़ा हुआ है। तो आपने तो बस क्या किया, वो जब अपने से बड़ा हो गया, अब जो अपने बड़ा हो गया, अब उसे काट कर ला लिए घर पे, घर पे लाकर उसे खा रहे हैं। यानी आप क्या है? दूसरों पे डिपेंड है, यानी हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। गॉट इट? हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में। ये स्लाइड से पढ़ा रहे हैं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना है? ये ये बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हालांकि आपको एक नोट्स नोट्स दे देंगे, ठीक है, डोंट वरी। चलिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में अब डिटेल में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए
जब भी अगला क्लास लेंगे पीछे की चीजों को पूछेंगे, पहले बता दे रहे हैं, नहीं बताएगा तो लतिया देंगे। सर कैमरा से कैसे मारिएगा? तो हम कैसे मारेंगे हमको पता है। भाई ज्ञानी है आप तो। अब देखिए ऑटो, अच्छा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएशन, देखिए फोटोसिंथेटिक जो होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएशन के अंदर आता है। जैसे कि आपको बताए थे, आपको क्या बताया था कि ग्रीन प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल का काम ये है ना कि वो सनलाइट को अपने अंदर क्या करता है, खींचता है। जैसे कोई भी पत्ता हरा क्यों होता है, प्लांट हरा क्यों होता है? हरा इसलिए होता है कि प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और वो क्लोरोफिल का काम क्या होता है? वो क्लोरोफिल का काम होता है सन के लाइट को ऑब्जर्व करना। और जिस तरीके से हमें खाना बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? एलपीजी गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? हाँ वेरी गुड। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जैसे हम लोग अपना खाना बनाते हैं तो या तो हम लोग ट्रेडिशनल खाना बनाते थे तो चूल्हा पे बनाते थे जिसमें लकड़ियाँ को जलाते थे। अभी के डेट में हम लोग के पास गैस आ गया है, गैस में एलपीजी आ गया, एलपीजी का यूज करके हम लोग खाना बनाते हैं। या फिर आजकल बहुत सारे लोग मॉडर्न हो गए हैं तो वो इंडक्शन पे खाना बनाते हैं। तो फिर भी अभी तक इंडिया में ज्यादातर लोग गैस पे ही खाना बनाते हैं। तो जिस तरीके से हमें खाना बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है वो एनर्जी गैस होती है, क्योंकि वो गैस हीट देती है जिस हीट से हम लोग खाना पकाते हैं। सेम उसी सेंस में अगर हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ग्रीन प्लांट को क्लोरोफिल की जरूरत होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सन के लाइट को अपने पास बुलाता है, सन के लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। और सन के लाइट से क्या मिलता है? उसे हीट मिलता है, उसे एनर्जी मिलता है, उसे आग मिलता है। और उसी आग को यूज करके ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाता है। आ रहा है समझ में? उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल में, साइनोबैक्टीरिया क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। आप देखते होंगे समुद्र जो पानी के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर के एल्गी आ जाते हैं ना, तो वो उसी को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो जो समुद्र के ऊपर एक हरा सा लेयर बैठ जाता है ना, पानियों में बहुत देर तक पानी रहता है जमा, तो उसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और ये भी खाना अपना सन के लाइट के प्रेजेंस में बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। और फूड किस फॉर्म में बनता है? फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। तो इसीलिए देखिए ग्लूकोज जो होता है ना अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? अल, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए देखिएगा कभी कभी आप गर्मी के दिनों में अचानक धूप से आते होंगे, पापा ग्लूकोन डी घोर के दे देते हैं पीने के लिए। तो ग्लूकोन डी क्यों देते हैं? कि ग्लूकोज जो है उसको पचने में टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत पिए तुरंत एनर्जी मिल गया। क्योंकि ग्लूकोज जो है एक पहले से बना बनाया भोजन है, इसको पेट में जाने के बाद पचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे आपने 2 किलो चावल खा लिया, अब चावल खाते ही आपका पेट तो भर गया, लेकिन आपके बॉडी में एनर्जी नहीं आता। आप खाना खाने के बाद सुस्त हो जाते हैं। आप देखिएगा खाना मतलब 3 छिपा भात खा लिए आप, 2 किलो आलू का चोखा खा लिए, 3 छिपा भात खा लिए, उसके बाद क्या होगा? होता है जब मन करता है सो जाए आराम से। क्यों सोने का मन करता है? क्योंकि खाना जो है हमारे पेट में स्टोर हो जाता है। और हमारे बॉडी का सारा ऑक्सीजन जो है खाना को पचाने के लिए चला जाता है पेट के अंदर। तो दिमाग के अंदर तो ऑक्सीजन कम हो गया। अब मान लीजिए दिमाग को चलने के लिए दिमाग को ऑक्सीजन पूरी मात्रा में चाहिए, लेकिन पेट में खाना भरा पड़ा है, तो दिमाग का ऑक्सीजन जो है कहाँ चला गया? पेट में। क्यों गया? क्योंकि पेट में खाना को डाइजेस्ट करेगा। अब पेट में खाना को डाइजेस्ट करेगा तो डाइजेस्ट होने में 4-5 घंटा समय लगता है। अब 4-5 घंटा डाइजेस्ट होगा, तब तक दिमाग के पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा। आपको लगेगा खाना दोपहर में आप खाना खाते होंगे, उसके बाद नींद आता होगा, या फिर ज्यादा आप खाना खा लीजिएगा एक्सेस खाना तो भी नींद आएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग का ऑक्सीजन पेट में चला जाता है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अब जैसे ही आप सो कर उठिएगा 3-4 घंटे बाद आपको लगेगा कि अरे मेरे अंदर तो पूरा एनर्जी है, हम तो बाहुबली, हम तो किसी को पीट देंगे, कोई भी काम कर लेंगे। यही कारण है कि रात में इंसान खाना खाकर सोता है तो सुबह में एनर्जेटिक फील करता है। क्यों? क्योंकि रात में सोने के समय उसका एनर्जी जो है खाना पचने में लग रहा होता है। और जब खाना पच जाता है तो उसका बॉडी में ग्लूकोज चारों ओर सप्लाई हो जाता है, ग्लूकोज चारों ओर ब्लड में सप्लाई हो जाता है, और सुबह उठता है तो तरोताजा महसूस करता है। सेम उसी इसीलिए हम लोग को जब भी गर्मी के दिनों में ज्यादा खेल और कराते हैं तो ग्लूकोज पिया पीने के लिए दिया जाता है लिक्विड के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है पीते हैं तो पचता नहीं है, वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाकर मिक्स हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि ग्लूकोज एक एनर्जी ड्रिंक है। या फिर जो भी एनर्जी ड्रिंक पीते हैं ना वो डायरेक्ट ग्लूकोज का फॉर्म होता है। लेकिन अभी के डेट में बोलो जो ये रेड बुल हो गया
या फिर जो स्टिंग हो गया, ये सब पीते हैं, ये सब एनर्जी ड्रिंक नहीं होता है, ये सब केवल नाम का एनर्जी ड्रिंक है। लेकिन आप ग्लूकोन डी जो ओरिजिनल में हरा कलर का डिब्बा में आता है, डॉक्टर के पास जो मिलता है, वो पी लीजिएगा तो उससे एनर्जी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो पीने के बाद, हाँ ऑरेंज कलर में भी आता है, तो वो पीने के बाद आपको डायरेक्ट एनर्जी मिल जाता है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं? कोई भी यानी इंसान के अंदर भी जो खाना बनता है ना, वो ग्लूकोज ही लास्ट में बनता है, पेड़ों के अंदर भी ग्लूकोज ही बनता है। गॉट इट? अगला, हाँ स्टार्च वो आगे बताएंगे। जैसे कि जो जो ग्लूकोज, जैसे मान लीजिए आप, जैसे मेरा क्या है कि हम खाते हैं 4 रोटी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन खाते हैं 4 रोटी, लेकिन देखते हैं कि सब्जी अच्छा बना हुआ है तो 8 रोटी भी खींच देते हैं। हाँ, तो सब्जी ज्यादा अच्छा बना हुआ है तो 8 रोटी भी खा लेंगे। अब हमारा बॉडी का कैपेसिटी था कि 4 रोटी भी खा लेगा तो जिंदा रहेगा। लेकिन अब देखा कि सब्जी रोज मटर पनीर चिकन उकन या फिर जो भी अच्छा अच्छा सब्जी बन रहा है वो मिल रहा है, तो हम 4 के बदले रोज 8 8 रोटी खा ले रहे हैं। तो हमारा तो बॉडिया को एनर्जी है, चारे चारे रोटी के लिए जरूरत है एनर्जी। 4 रोटी खाने पे हमारे बॉडी को उतना एनर्जी मिल रहा है जिससे हम पूरा दिन भर का काम कर रहे हैं। लेकिन हम 4 रोटी एक्स्ट्रा खा रहे हैं। तो जब वो रोटी हम एक्स्ट्रा खा ले रहे हैं, तो वो 4 रोटी का एनर्जी कहाँ जाएगा? वो 4 रोटी का एनर्जी जो है वो तो स्टोर होगा लॉकर में। जैसे मान लीजिए आपके, हाँ, आज अब फॉर्म ऑफ स्टार्च। जैसे मान लीजिए आपके पापा जैसे मान लीजिए आपके पापा आपके लिए 2 पैकेट बिस्किट लाते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो है एक पॉकेट में ही पेट भर जाता है, तो आप एक पॉकेट को क्या कीजिएगा, स्टोर रूम में रखिएगा, लॉकर में लुका के, कि किसी दिन इमरजेंसी में पापा नहीं रहे तो इसी को खाऊंगा। तो उसको आप लॉकर में रख देते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी के फॉर्म में, फूड सिक्योरिटी के रूप में। सेम उसी तरीके से हमारे बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। इसीलिए देखिएगा, जो आदमी मोटा होता है, अगर वो 3 4 दिन तक खाना भी नहीं खाए तो उसको उतना भूख महसूस नहीं होता है। क्यों महसूस नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर तो एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में पहले से है। अब वही एनर्जी जब वो उसे खाना नहीं मिलता है बाहर से, तो वही एनर्जी वो यूज करने लगता है। इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि किसी को वेट कम करना है तो खाना मत खाओ, डाइट को फॉलो करो। क्यों डाइट को फॉलो करो? कम खाना खाओगा तो जो अंदर का फैट होगा वो एनर्जी बन के उसके बॉडी में काम आएगा, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो सारा फैट खत्म हो जाएगा और फिर वो पहले जैसा हो जाएगा। गॉट इट? समझी सनी? सर मैं तो 12 रोटी खाता हूँ। चलिए, लेकिन नहीं समझी, नहीं समझी। अरे आपका ध्यान लगता है आज नहीं है पढ़ाई। सिंपल सा बात है, देखिए हम, ओ, चलिए कोई नहीं, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये वाला टॉपिक समझा देते हैं। टॉपिक, देखिए टॉपिक ये समझ लीजिए। देखिए अभी जो हम आपको बता रहे थे इसको का मतलब क्या है, देखो, देखिए, जैसे इसको थोड़ा सा पतला करने देंगे। एक मिनट। हाँ, हाँ, जैसे देखिए ईशानी, हमने फूड खाया तो फूड 2 तरीके से होंगे। एक ग्लूकोज के फॉर्म में होंगे, एक स्टार्च के फॉर्म में फैट बन के स्टोर हो जाएंगे। क्या बन के स्टोर हो जाएंगे? फैट बन के स्टोर हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आप जो है रोज खाना 4 रोटी खाती है, ठीक है, तो आपको बॉडी को पता है कि ये ईशानी जो है, इस चूहा को 4 रोटी खाने से पूरे दिन का एनर्जी मिल जाता है। 4 रोटी में ये चूहा जो है पूरे दिन भर का काम कर लेता है। लेकिन क्या हुआ कि इधर मम्मी जो है ना मम्मी जो है ना 30 दिनों से नानी के घर गई हुई है, और हमारे घर पे दीदी आई हुई है। और ये दीदी जो है ना रोज रोज चिकन बनाती है, और जब चिकन पे हम 4 रोटी के बदले 8 रोटी खा लेते हैं। तब मम्मी नानी घर गई हुई है, यहाँ दीदी रोज चिकन बनाती है, आप 4 रोटी की जगह 8 रोटी खाने लगे।
मम्मी जब आती है नानी के पास से 1 महीने बाद, देखती है कि ईशानी जो है 35 किलो से 75 किलो हो गई। अब ईशानी 35 से 75 किलो हो गई कैसे? ईशानी 35 से 75 किलो ऐसे हो गई ना, क्योंकि ईशानी तो को तो 4 रोटी में पेट भर जाता था, 4 रोटी में एनर्जी मिल जाता था, लेकिन हर दिन 4 रोटी एक्स्ट्रा खा रही है। वो 4 रोटी जो है ना ईशानी के अंदर स्टार्च के फॉर्म में फैट बनकर क्या हो गया, स्टोर हो गया आपके बॉडी में। और वही फैट जो है आपका स्टार्च कहलाता है। बस ये चीज उसमें भी होता है, क्या बोला जाता है, पेड़ों में भी होता है और आदमियों में भी होता है। समझ में आया? हेलो अलमास, साइला, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो स्टार्च, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सनलाइट पे डिपेंड होता है, लेकिन खाना अपना खुद से ही तो बना रहा है ना। देखिए एनर्जी तो उसको चाहिए, सनलाइट से मिल रहा है ना, एनर्जी सनलाइट से मिल रहा है, लेकिन खाना वो देखिए जैसे कि होता है ना कि हम लोग अपना खाने के लिए पेड़ों पे डिपेंड है। अगर पेड़ रहेगा तो खाना खाएंगे, जानवर रहेगा तो जी पाएंगे, नहीं तो जी नहीं पाएंगे। लेकिन पेड़ को तो किसी और आदमी पे जरूरत नहीं पड़ रहा है ना, वो नेचुरली, हम लोग वो नेचुरली सन पे ही डिपेंड कर रहा है। तो नेचुरली सन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं वो किसी दूसरे चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है जो दुनिया की है। सन दुनिया की नहीं ना है, सन तो दुनिया से बाहर की है। वो अर्थ से ऊपर है, अर्थ के से अलग है, सोलर सिस्टम में है, अर्थ पे नहीं है। इस वजह से वो ऑटोट्रॉफी कहलाता है, ठीक है, क्योंकि सन तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो सबके लिए है। गॉट इट? हाँ। एनीवन, और कोई और किसी और का भी कुछ क्वेश्चन है? ओके, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, डिफिकल्टी है तो बताइए। हम भी आगे पढ़ाएंगे। आज के लिए आप लोग को इतना ही रहने देते हैं, 1 मिनट रुकिएगा बस। साइला, इज देयर एनी प्रॉब्लम? कुकिंग टाइम हम लोग हटाते हैं, स्पेशली वो फ्रेंच फ्राई जब बनाते समय उसको हटाया जाता है। हाँ, देखिए बेसिकली जो है ना उसको बेसिकली एक्सेस एनर्जी के लिए उसको नहीं करते हैं हम लोग, स्पेशली हम लोग स्टार्च को उसमें से हटाते हैं कि ताकि वो उसका स्टार्च जो निकल जाएगा बाहर ना, फैट बाहर निकल जाएगा ना, तो क्रिस्पी होगा, वरना वो चिपचिपा होगा। आप देखिएगा फ्रेंच फ्राई अगर किसी इंसान को नहीं बनाने आता है ना, तो फर्स्ट टाइम बनाएगा ना तो उसका फ्रेंच फ्राई मतलब चिपचिपा बनेगा, या फिर वो लगेगा कि उबला हुआ आलू खा रहे हैं। लेकिन वही आप अच्छे से दुकान का फ्रेंच फ्राई खाइएगा तो वो क्रिस्पी होगा, कुरकुर। तो उसके अंदर फैट की वजह से वो ऐसा होता है, ठीक है। क्या चीज फैट ना होने की वजह से होता है? अब देखिए ईशानी, देखिए आपका क्लास 9 से 10:30 तक चल रहा है, ठीक है। तो 9 से 10:30 तक चल रहा है, अमूमन सभी के घरों में 9 बजे तक खाना बन ही जाता है, ठीक है। तो आप ना खाना 2 पार्ट में खाइए, क्योंकि आप अचानक 9 बजे आप डिनर कीजिएगा ना, तो डिनर करके पढ़ने बैठिएगा तो आपको नींद आएगा। तो आप ऐसे कीजिएगा ना कि डिनर को
दो भाग में बांट लीजिए, एक प्री क्लास डिनर, एक पोस्ट क्लास डिनर। प्री क्लास डिनर मतलब क्लास से पहले डिनर कर लेना है थोड़ा सा, जैसे आप 4 रोटी खाती है तो 2 रोटी क्लास से पहले खा लें, और फिर पोस्ट क्लास डिनर 2 रोटी क्लास के बाद खा लें, इससे कि क्लास के दौरान भूख भी नहीं लगेगा और नींद भी नहीं आएगा। अगर पहले ही 6 रोटी खा लेगी क्लास के पहले तो क्लास में बैठेगी तो सुतेगी, सुतेगी तो समझेगी नहीं, समझेगी नहीं तो बोलेगी मच्छर काट रहा है। समझी? हाँ देखिए, पता होता हम तो कल ही इन्फॉर्म कर दिए थे कि आपका क्लास फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, आपका क्लास जो है लेट से चलेगा। क्या बोले? अच्छा, प्री क्लास डिनर और पोस्ट क्लास डिनर नहीं। एंड किसी को और कोई को प्रॉब्लम है? देखिए, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू, आई एम मेकिंग पीपीटी फॉर यू, कि हम आपको आसानी से टीच कर पाए, हम आपको मैथ इसी तरीके से समझाने की कोशिश करें, तो यू हैव टू कोऑपरेट मी ऑल्सो। समझे?